तो आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो इंसान के दिमाग और इसके काले अतीत से जुड़ी है। शापित घर सुनने में कैसा लगता है? एक आम भूतिया कहानी है ना? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जहां हर एक पर्दा उठने पर एक नया और भयानक सच सामने आता है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस खौफनाक रहस्य के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। सोचिए, एक कार क्रैश और उसके बाद का सन्नाटा। इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है। क्या मरने से ठीक पहले मेरे माता पिता ने एक बार भी मेरे बारे में सोचा था? हम देखते हैं 18 साल की दिव्या को लाल स्वेटर पहने एक थेरेपिस्ट के ऑफिस में बैठी हुई। उसके पास अपने बचपन की कोई याद नहीं है सिवाय उस भयानक एक्सीडेंट के। ये अकेला सवाल उसके दिमाग में चीखों की तरह गूंजता रहता है और यही दिखाता है कि वो अंदर से कितनी अकेली और पूरी तरह से टूटी हुई है। भाग एक रहस्यमयी वसीयत। जब अतीत खुद आपका दरवाजा खटखटाए, दिव्या को उसके 18वें जन्मदिन पर एक ऐसी वसीयत मिलती है जो उसे उसके इसी भूले हुए अतीत की तरफ खींच ले जाती है। अगर हम इस पूरे ट्रॉमा के टाइमलाइन को देखें तो ये बड़ा अजीब है। 3 साल की उम्र में वो भयानक कार हादसा होता है, फिर 15 साल का सन्नाटा और अचानक 18 साल की उम्र में उस वसीयत के जरिए उसके पिता के एक दूरदराज के कैबिन का पता चलता है। और फिर आता है आज का समय, जहां एक तरफ वो थेरेपी ले रही है और दूसरी तरफ उस कैबिन तक जाने का फैसला करती है। ये वसीयत असल में एक उत्प्रेरक यानी एक कैटलिस्ट का काम करती है जो उसे अपने उस खौफनाक सच का सामना करने पर मजबूर कर देती है। भाग 2, शापित केबिन का सफर। अपनी दोस्त रिया के साथ दिव्या घने जंगल के उस सफर पर निकल पड़ती है जिसका अंजाम बहुत ही डरावना होने वाला था। अब जरा इस केबिन का नजारा अपने दिमाग में लाइए। काले रंग की गाड़ी से उतरने के बाद जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक सुनसान जगह, एक छोटी सी नदी के किनारे बना ये केबिन जिसकी लकड़ियां पूरी तरह से गल चुकी हैं और हर तरफ सिर्फ धूल ही धूल है। इतने गहरे जंगल में किसी का आना जाना नामुमकिन सा लगता है। पर इन सब में सबसे डरावनी बात क्या थी पता है? सालों से बंद पड़े उस घर का मुख्य दरवाजा। वो रहस्यमय तरीके से पहले से ही पूरा खुला हुआ था, जैसे कोई अंदर उनका इंतजार कर रहा हो। भाग 3, खौफनाक रात के साए। जैसे ही वो दोनों उस घर के अंदर कदम रखती हैं, उस घनघोर अंधेरे में खौफ का असली खेल शुरू होता है। अंदर घुप अंधेरे में जब दिव्या टॉर्च जलाकर दीवार पर अपने परिवार की एक पुरानी धूल भरी तस्वीर देखती है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। एक ऐसी अदृश्य शक्ति जिसके होंठ पूरी तरह काले पड़ चुके हैं। वो शक्ति पलक झपकते ही उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक देती है। और फिर जब दिव्या अकेली होती है तो उस अंधेरे घर में चारों तरफ से रोंगटे खड़े कर देने वाली फुसफुसाहटें आने लगती हैं। कोई उसे बुला रहा होता है, दिव्या बेबी इधर आओ, मम्मा के पास। सच में ये पल किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। सिर्फ आवाजें ही नहीं, उस अदृश्य शक्ति का असर दिव्या के शरीर पर बहुत भयानक तरीके से दिखता है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो बिल्कुल लकवाग्रस्त महसूस करती है, एक उंगली तक नहीं हिला पाती। अचानक जमीन से धुआं निकलने लगता है और उसे ऐसा लगता है जैसे पूरा फर्श आग की तरह जल रहा हो। डर और घबराहट के मारे दिव्या का शरीर तेज बुखार से तपने लगता है। ये सब देखकर उसकी दोस्त रिया बुरी तरह घबरा जाती है और वहां से तुरंत भाग निकलने की जिद करने लगती है। लेकिन अब कहानी एक बहुत ही बड़ा और तीखा मोड़ लेती है। आखिर दिव्या के माता पिता के साथ असल में हुआ क्या था? रात की उन भूतिया घटनाओं के बाद अगली सुबह जब लड़कियां घर की सफाई शुरू करती हैं तो ये पूरी कहानी एक अलौकिक हॉरर से बदलकर एकदम से एक रियल वर्ल्ड साइकोलॉजिकल क्राइम इन्वेस्टिगेशन बन जाती है। हर वो चीज जो रात में भूतिया लग रही थी वो अब एक बहुत गहरे और असली सच की तरफ इशारा करने लगती है। भाग 4, छुपा हुआ काला सच। दिन की रोशनी में अब वो राज खुलने वाले थे जिन्हें हमेशा के लिए दफन हो जाना चाहिए था। खोजबीन के दौरान देखिए कैसे एक एक करके कड़ियां जुड़ती हैं। पहला कदम, वो एक पुरानी धूल भरी अलमारी खोलती हैं। दूसरा कदम, उसमें उन्हें दिव्या के पिता का एक पुराना ऑफिस बैग मिलता है। तीसरा कदम, जब बैग को चेक किया जाता है तो अंदर एक बैंक की पासबुक मिलती है। और चौथा, सबसे चौंकाने वाला कदम, बैग के निचले हिस्से में एक फटे हुए कपड़े के नीचे छिपा हुआ एक खत मिलता है। इन चीजों को खंगालने पर पता चलता है कि दिव्या के पिता हर महीने किसी गुप्त खाते में लगातार पैसे भेज रहे थे। और वो रकम कितनी थी? पूरे 20,000 रुपए।
साहिल, जो दिव्या के पिता थे, गुपचुप तरीके से हर महीने 20,000 रुपए किसी अनजान अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे। और उससे भी बड़ी बात, आखिरी के कुछ महीनों में वो अकाउंट नंबर बदल गया था और पैसे भी बढ़ा दिए गए थे। यह सीधे तौर पर बता रहा था कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है और कुछ बहुत ही बड़ा रहस्य छुपाया जा रहा था। उस खत में एक ऐसी लाइन लिखी थी जिसने दिव्या की पूरी दुनिया ही चकनाचूर कर दी। चित्रा उतनी ही तुम्हारी बेटी है जितनी दिव्या। हम यहाँ इन तथ्यों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देख रहे हैं। ये खत सुमन नाम की एक महिला ने लिखा था जो असल में दिव्या के पिता को ब्लैकमेल कर रही थी। इस खत से ये काला सच सामने आता है कि दिव्या के पिता का एक और छिपा हुआ रिश्ता था और उनके एक और बेटी थी। दिव्या, जो अब तक अपने माता पिता को भगवान मानती थी, उसके लिए ये सच्चाई किसी भयंकर सदमे से कम नहीं थी। अगर हम इन दोनों की जिंदगियों को अगल बगल रखकर देखें तो ये कॉन्ट्रास्ट बड़ा अजीब है। एक तरफ दिव्या है जो कानूनी तौर पर बेटी है लेकिन इन सब बातों से पूरी तरह अनजान है और जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक अनाथ आश्रम में बिना माता पिता के गुजारी। और दूसरी तरफ चित्रा है, एक छुपी हुई बेटी जिसके खर्चे और स्कूल की पढ़ाई के लिए लगातार वो गुप्त पैसे मांगे जा रहे थे। एक ही पिता की दो बेटियों की जिंदगियां बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जा रही थीं और ये पूरी इमारत एक बहुत बड़े धोखे की नींव पर टिकी थी। भाग 5, खूनी अतीत का पर्दाफाश। इस भयंकर सच्चाई के सामने आते ही कहानी एक बार फिर अपने खौफनाक रूप में लौट आती है। जैसे ही दिव्या और रिया को इस धोखे का पूरा सच पता चलता है, उन्हें एहसास होता है कि उनके ठीक पीछे बिस्तर पर कोई बैठा है। जी हाँ, वो भूत जो रात में परेशान कर रहा था वो वापस आ गया था। डर के मारे दिव्या एक साइड वाले दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन वो आत्मा उस रास्ते को रोक लेती है और कहती है, कहीं नहीं जाने दूंगी। ये वो पल था जहां उस आत्मा की असली पहचान खुलती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसी सुमन की आत्मा थी जो अब पूरी तरह से गुस्से और बदले की आग में जल रही थी। तो आइए अब अतीत के उस खौफनाक फ्लैशबैक में चलते हैं जहां ये सब शुरू हुआ था। ये वो समय है जब सुमन और ज्यादा पैसों की मांग करने के लिए सीधे इसी केबिन में आ धमकी थी। लेकिन वहां उसका सामना सिर्फ साहिल से नहीं होता बल्कि दिव्या की मां पायल से भी होता है। पायल को बहुत ज्यादा गुस्से की बीमारी थी। जब ये तीनों उस बंद केबिन में आमने सामने होते हैं तो स्थिति कितनी तनावपूर्ण हो गई होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक ऐसा टकराव था जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। इन तथ्यों को अगर हम बिना किसी का पक्ष लिए रिपोर्ट करें तो हुआ कुछ यूं। जब पायल को इस धोखे का पता चलता है तो साहिल कसम खाता है कि वो सुमन को एक भी पैसा नहीं देगा। इसके बाद शायद बचाव के लिए या धमकी देने के लिए सुमन जैसे ही अपने हैंडबैग में हाथ डालती है, पायल का गुस्सा बिल्कुल बेकाबू हो जाता है और तभी अचानक कमरे में 2 तेज गोलियों की आवाज गूंज उठती है और इसी के साथ सुमन की जिंदगी का एक बहुत ही दर्दनाक और हिंसक अंत हो जाता है। और उस पुरानी खूनी घटना का अंजाम आज वर्तमान समय में दिव्या को भुगतना पड़ता है। सुमन की आत्मा अपना बदला पूरा करती है। बदले की भावना से वो इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो दिव्या को सजा देती है, जबकि इसमें दिव्या की कोई गलती थी ही नहीं। वो आत्मा दिव्या की आंखों और मुंह पर जबरदस्ती एक काली पट्टी बांध देती है, उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लेती है। एक निर्दोष को उसके माता पिता के किए की इतनी खौफनाक सजा मिलती है। तो इस पूरी पड़ताल के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचलित कर देने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। क्या दिव्या को उसके माता पिता के पापों की सजा मिली या फिर ये कैबिन हमेशा से ही उसकी बलि लेने के लिए नियति में तय हो चुका था? विरासत में मिला हुआ दर्द और अतीत की वो काली परछाई इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ती। इस कहानी ने ये बहुत ही भयानक तरीके से साबित किया है। क्या हम कभी अपने अतीत से सच में भाग सकते हैं? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही और खौफनाक और गहरे रहस्यों की पड़ताल के साथ हम फिर मिलेंगे।